अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप वापस से आप लोगों का स्वागत है Q&A की वीडियो में, यानी आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब इस वीडियो में देता हूँ, जो कि ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहता है सऊदी या गल्फ़ कंट्रीज़ में जाने के लिए। अब जो है मैं लास्ट संडे को ये वीडियो नहीं बना पाया था, मैं उस समय ट्रैवलिंग में था। ये संडे को बना रहा हूँ। ज़रूरी सवाल लोगों ने पूछे हैं ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग और वो मोफ़ा के रिगार्डिंग, या फिर जो है कि मेडिकल कहीं और हुआ है क्या, कहीं और हम जाके अपना बायोमेट्रिक करा सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी और अहम सवाल पूछे गए हैं, और लोग जिनके ऊपर ना हुरूफ है और नहीं किसी तरह का केस है, सब चीज़ वैलिड है, वर्क परमिट है, लेकिन वो लोग भी जो है पकड़ के जेल के जरिए इंडिया आए। उनके वो क्यों पकड़े गए उसके बारे में आप लोग बताऊंगा। वो उनकी ट्रैवल क्यों बैन हो गई वो बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला एक सवाल लेना चाहूँगा एक भाई का, जिनका नाम है शोएब खान। भाई, मैंने मेडिकल अहमदाबाद में कराया था और बायोमेट्रिक लखनऊ में हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। आप मेडिकल कहीं भी कराएं, मेडिकल होने के बाद से आपका मोफ़ा होता है, फिर मोफ़ा का पेज आपको मिलेगा और अपॉइंटमेंट आप लखनऊ का बोल दें, पटना का बोल दें, जहाँ जो भी आपके नज़दीक है, जहाँ पे BFS सेंटर है, वहाँ का आप अपॉइंटमेंट लेके जाके मेडिकल अपॉइंटमेंट करा सकते हैं, बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। उसमें कोई टेंशन नहीं है, सिटी कोई मैनेज नहीं मायने नहीं रखता। आप बम्बई में मेडिकल करा के अपने गाँव चले जाएँ, लखनऊ है या दिल्ली है या कलकत्ता है या फिर पटना है, आप वहाँ भी करा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। एक अगला सवाल एक भाई ने किया है कि एयरपोर्ट प्रिंट कहाँ से निकाला जाता है, रिप्लाई दीजिएगा। एयरपोर्ट प्रिंट क्यों निकलवाया जाता है, जिसको बैन पेपर भी बोलते हैं, तरील पेपर भी बोलते हैं, मतलब जो लोग तरील के जरिए से आते हैं, एयरपोर्ट पेपर, मतार पेपर भी बोलते हैं। तो ये पेपर कहाँ से निकलवाया जाता है? तो ये पेपर ऑनलाइन वगैरह कहीं से नहीं निकलवाया जाता है, जौजात से निकलता है। लेकिन ये जौजात प्रिंट नहीं होता है, ये एयरपोर्ट प्रिंट होता है। इसमें ये पता चलता है कि आपका एंट्री बैन है सऊदी अरब में या नहीं है, करंट स्टेटस वो पता चलेगा, आप सऊदी अरब जा सकते हैं कि नहीं। और ये पेपर ऑनलाइन नहीं निकलता है, ये आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आपके कोई जानने वाले उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी ये पेपर जो है किफ़ायती दामों में, जो उसके चार्जेस होते हैं मिनिमम चार्ज लगा के, ये जो है मैं पेपर निकालने की सर्विस भी देता हूँ। एक भाई हैं MD यूसुफ, ये कह रहे हैं कि भाई मैं छुट्टी पर आया था 2021 में, नहीं जा पाया, 2023 जुलाई में गया तो एयरपोर्ट से वापस कर दिया। अब मैं सऊदी अरब जा सकता हूँ कि नहीं, या फिर मेरा लाइफ टाइम बैन लगा हुआ है? तो सबसे पहली बात, जो लोग छुट्टी पे आए हुए थे, अभी 16 जनवरी 2024 ये नया कानून आया कि जो लोग छुट्टी पे गए हैं, छुट्टी एक्सपायर हो गई, तुरंत वो लोग सऊदी अरब जा सकते हैं। चूँकि आप 2021 में आए थे, 2023 में गए जुलाई में, और आप अप्रैल में आए थे, तो ये 3 साल पूरा मेरे ख्याल से नहीं हुआ था, क्योंकि 3 साल पूरा होने के बाद भी 6 महीना आपको वेट करना होता है। कि वो 3 साल कब से काउंट होता है? जब आपका इकामा एक्सपायर होता है या फिर जब आपकी छुट्टी एक्सपायर होती है उससे। तो हम लोग 3.5 साल बोलते हैं, 3.5 साल जब पूरा हो जाए तब आप जाइए। पहले ऐसा था, तो उस समय आपने गलती किया, शायद पहले चले गए हैं आप, 3 साल 3.5 साल पूरा नहीं होने दिए, इसके लिए आपको जो है वापस भेज दिया गया है। आप नॉर्मली छुट्टी आए हैं, आप सऊदी अरब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो समय आपका बैन था, इसके लिए वापस भेजा गया, अब आप सऊदी अरब जा सकते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपको थोड़ा भी अभी भी डाउट हो, आप क्लियरिफिकेशन चाहते हो कि यार मेरा सब वीज़ा टिकट का पैसा नुकसान ना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए इंस्टाग्राम पे, और आपका जो है इकामा कॉपी भेजिए, जो पेमेंट है मैं आपको बताऊंगा वो भेज देंगे, तो मैं आपका एयरपोर्ट प्रिंट मतार पेपर निकलवा दूंगा, पता चल जाएगा आप सऊदी अरब जो है जा सकते हैं या नहीं। भाई जिया अंसारी, इनका सवाल है कि डियर सर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या पासपोर्ट में सरनेम होना ज़रूरी है? एग्जाम्पल अमन है, तो क्या गल्फ़ कंट्री जा सकते हैं? मतलब खाली एक ही नाम है, सिंगल नाम है अमन, उसके आगे कोई सरनेम नहीं है, अंसारी खान, पठान, आलम, कुछ भी नहीं है, तो उसमें आप सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज में जा सकते हैं कि नहीं? एक कंट्री ऐसी है जहां आप नहीं जा सकते हैं गल्फ़ कंट्री में, वो कंट्री का नाम है बहरीन। आप बहरीन नहीं जा सकते हैं। सिंगल नाम वालों का वीज़ा ही बहरीन से इशू नहीं होता है, पहले इशू होता था, 4-5-6 सालों से जो है वहाँ का जो है सिंगल नाम वालों का वीज़ा इशू नहीं होता है बहरीन का। तो बहरीन आप नहीं जा सकते हैं। बाकी सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर कहीं भी जा सकते हैं। सर नेम में वो लोग लास्ट, जो आपके लास्ट पेज पे फादर नेम होता है, वो फादर नेम को वो लोग सर नेम पे यूज़ कर लेते हैं, हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अपने पासपोर्ट बनवाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाएं, उन सब डॉक्यूमेंट पे आपका सर नेम जो है अब ज़रूर लिखवाएं। पहले के लोग थोड़े ज़्यादा ये नहीं होते थे, समझ में नहीं आता था, तो कुछ भी ऐसा लिखा देते थे, लेकिन सर नेम लिखाना जो है वो ज़रूरी है अब। हालांकि इससे वीज़ा में रुकावट नहीं है, लेकिन वो आपकी सेफ्टी के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके नाम के साथ आपका सरनेम हो। अगला सवाल लेना चाहूँगा सदर आलम भाई का। अस्सलाम वालेकुम भाई, एयरपोर्ट पे वैक्सीन पेपर ज़रूरी है क्या या नहीं, बताएं। भाई एयरपोर्ट पे, वालेकुम, सबसे पहले एयरपोर्ट पे कोई अब जो है पेपर नहीं लगता है, वैक्सीन वगैरह का, अराइवल का कोई पेपर नहीं लगता है। जो लोग वैक्सीन नहीं भी लगाए हैं वो भी सऊदी अरब अब जा सकते हैं, गल्फ़ कंट्री भी जा सकते हैं, अब कोई पूछता नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि वैक्सीन लगाना सबके लिए ज़रूरी था और मैक्सिमम लोगों ने लगा लिया, फिर भी कोई नहीं लगाया और गल्फ़ कंट्री जाना चाहता है,
तो जा सकता है, लेकिन वैक्सीन लगाने की कोशिश करें। अब्दुल शाम करके कुछ नाम है, ये कह रहे हैं कि भाई ड्राइवर का वीज़ा स्टैंप हो रहा है क्या। सबसे पहले हाउस ड्राइवर का जो वीज़ा है उसका वकाला बनाने में चार्जेस ज़्यादा हो गए, सबको पता है। उनका भी एग्रीमेंट अब हो रहा है और उनका भी इंश्योरेंस हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रहा है। तो एग्रीमेंट, इंश्योरेंस, फिर वकाला, ये सब चीज़ें एक साथ होता है। इसका 1800 से 2000 रियाल लोग चार्ज कर रहे हैं। इसके वजह से जो है वकाला बनने में लेट हो रहा है। जब वकाला बनेगा तो वीज़ा स्टैंप होगा। तो ये दिक्कतें हैं। कई ऑफिस वाले कहेंगे भाई वकाला में देरी है। देरी होने का यही वजह है कि पैसा वहाँ पे वकाले में ज़्यादा लग रहा है। तो काफ़ी लोग अभी आनाकानी कर रहे हैं। हाउस ड्राइवर का खासकर जितने भी डोमेस्टिक वीज़ा हैं उन सब का जो है चार्जेस बढ़ गया है वकाला बनने का, इसके लिए देरी हो रही है। बाकी और कुछ नहीं, अगर कपिल बनवा देता है तो वीज़ा लग रहा है, सब चीज़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे, ये हैं शबाना वकार। ये कह रहे हैं कि मेरा वीज़ा में हरूफ भी नहीं है मगर मैं पकड़ कर आया हूँ, तो क्या फिंगरप्रिंट भी लिया था, तो क्या अब मैं सऊदी अरब दोबारा जा पाऊँगा या नहीं। इनसे जब मेरी बात हुई, शायद इन्होंने मेरे को फ़ोन भी किए थे इंस्टाग्राम पे, तो बाद में इन्होंने अपना मैटर समझाया कि इनका सब चीज़ ओके था, वर्क परमिट था, सब चीज़ था, फिर भी जो है इनको पकड़ के वहाँ से और फिंगर लगा के इनको भेज दिया गया कि आपका अब एंट्री बैन है। क्यों? क्योंकि हज का सीज़न अब शुरू होने वाला है और हज के टाइम में ही ये जो है मक्का में दाखिल हो गए थे और उन लोगों को लगा थे, दूसरे सिटी के थे और उस हुदूद में दाखिल हो गए थे जहाँ पे हाजी वगैरह रहते हैं। तो उनको लगा, जो सिक्योरिटी वाले थे, कि भैया ये चोरी छुपा हज करने आया है, गलत तरीके से हज करने आया है। तो ये भाई को जो है पकड़ लिया, पकड़ के फिंगर लगाया, फिंगर लगा के इनको डिपोर्ट कर दिए। अब जाओ भाई, आपका सब वैलिड है लेकिन आप बैन हो गए सऊदी अरब में। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें जो है कि लाइफ टाइम का बैन जो है मेरे ख्याल से नहीं लगता है। आप चाहें तो एयरपोर्ट प्रिंट निकलवा सकते हैं, इनसे कुछ भी केस किसी भी साथ हुआ है तो उससे पता चल जाएगा कि आप सऊदी अरब दोबारा जा सकते हैं कि नहीं। उससे यही चीज़ क्लियर होता है, उस पर क्लियर लिख के आता है मना दुखुल। अगर ये रिमार्क्स में, अगर रिमार्क्स प्लेन है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब एंट्री क्लियर है, आप जा। भाई अफसर जावेद ये करें कि क्या बिना एग्रीमेंट के पेपर के वकाला हो जाता है। भाई साहब, एग्रीमेंट पेपर वकाला की ज़रूरी नहीं होता है। खाली हाउस ड्राइवर का जो होता है ना, उसी में वकाला, इंश्योरेंस, एग्रीमेंट, वो सब करके फिर जो है वकाला बनता है, तो वो अलग ही बात हो गई। बाकी एग्रीमेंट पेपर जो सबको लगता है, जो नॉर्मल वीज़ा पे जाते हैं सऊदी अरब में, कंपनी मोससा में, उनका भी एग्रीमेंट पेपर लगता है, अक़द अमल जिसको बोलते हैं। वो वकाले के लिए ज़रूरी नहीं है, वकाला तो नॉर्मल बन जाता है। वो वीज़ा स्टैंपिंग, वीज़ा इशू करने के लिए कॉन्सुलेट की ज़रूरी चीज़ है वो। तो कॉन्सुलेट के लिए वो चीज़ होता है, तो वो जब मेडिकल वगैरह हो जाता है, सब हो जाता है, जब कॉन्सुलेट में सबमिट करना है तब जाके वो पेपर उससे पहले सऊदी अरब से मंगाया जाता है स्पॉन्सर से, और कॉन्सुलेट में सबमिट किया जाता है, कुर्फा खर्चा करा के वो पेपर आता है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गया होगा कि कब ज़रूरत पड़ती है एग्रीमेंट पेपर की। एक अगला एक यूज़र का सवाल है कि भैया मेरा हेल्प करिए, मैं पैसा भी ले लिया है मेरे से, इनसे एजेंट ने 30,000 रुपये ले लिया। इनका कहने का मतलब बहुत आजकल कह रहा है कि बायोमेट्रिक भी हो गया है, और बायोमेट्रिक होके भी इनका जो है 2 महीना हो गया ये बता रहे हैं, और अभी भी वो कह रहा है कि हो जाएगा। भाई बायोमेट्रिक होके 2 महीना हो गया तो मेडिकल होके 2 महीना से ज़्यादा ही हो गया होगा। मतलब आपका मेडिकल भी एक्सपायर है और एजेंट ने आपसे 30,000 रुपये ले भी लिया है। ये एजेंट लोग की एक जो है ना स्कीम चलती है, वो लोग कैसे फ्रॉड करते हैं। एक तो पहले कि भाई लाखों रुपए हम लेने वाले हैं, और आदमी से झूठ बोल के सब चीज़ करा के पहले ही एडवांस जो है ज़्यादा ले लेते हैं, जब वीज़ा रेडी है ना कुछ रेडी है। ये कुछ एजेंट ऐसा करते हैं। कुछ एजेंट अच्छे भी होते हैं जो हर चीज़ सिस्टम के तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ एजेंट होते हैं उनको खाली पैसे से मतलब होता है, पैसा ले लेते फिर आदमी को घुमाने रखते हैं। अब आदमी हमारे हाथ में है, जब काम आएगा तो लगाएंगे, मेडिकल एक्सपायर हुआ तो दोबारा मेडिकल कराएंगे। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब उसके बाद दूसरा वीज़ा आएगा तब आपका जो है, अगर कुछ आपके लिए वीज़ा होगा, आ गया, समझाएगा, बताएगा, फिर आपका दोबारा मेडिकल कराएगा, दोबारा बायोमेट्रिक कराएगा, तब होगा। आप इसमें उसको बोलेंगे भाई मेरे पैसे वापस करो, तो कटनी छटनी वाला माजरा जो है वो चालू हो जाएगा। ये एजेंट लोगों का सब टेक्निक है भाई। दोस्तों, वीडियो के आखिर में एक शाहिद रजा भाई हैं, उनका सवाल लेना चाहूँगा। फाइनल एग्जिट वीज़ा कैसे मिलेगा इंडियन एम्बेसी से? मतलब अगर आप जो है किसी भी तरह से सऊदी अरब में किसी परेशानी, मुसीबत या कैसे भी हैं, या कफील के पास से भागे हुए हैं, इलीगल हो गए हैं, वहाँ पे वर्क परमिट नहीं है, इकामा वैलिड नहीं है, तो आप जो है इस केस में इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं या अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करते हैं। तो इंडियन है तो इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे, उससे जो कैसे आएंगे उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। उनका ऑनलाइन फॉर्म होता है एम्बेसी की साइट पे, वो आपको फॉर्म पूरा फिलअप कर देना होता है सारे डिटेल्स के साथ में, और फिर उससे टच में आपको रहना होता है रेफरेंस नंबर के साथ में। फिर जो है कई जगह आप मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे एम्बेसी का जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उस पर भी आप कांटेक्ट करके उनसे जो है जो भी ये चीज़ें इसके बारे में समझ सकते हैं कि कैसे फाइनल एग्जिट मिलेगा, कितना टाइम लगेगा। 1-2 महीना तो जाता है एम्बेसी के जरिए फाइनल एग्जिट आने में, वो सब पूरा प्रोसेस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये सारे जो अपडेट्स मैंने आपको दिया हूँ, जो लोगों के सवाल दिया हूँ, लोग सेटिस्फाइड होंगे। आपके भी कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछ लें। मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।